जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट का जो क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का है उसका सॉल्यूशन देखेंगे, जिसमें हमें पढ़ना है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट। जो हमारा कोर्स टाइटल है उसके सभी क्वेश्चंस जो हमारे क्वेश्चन पेपर में आए हुए थे उसका सॉल्यूशन देखेंगे। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है यह तो आप जानते ही हैं, क्योंकि हर एक क्वेश्चन पेपर जो है उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। उससे हमें पता चलता है किस प्रकार के प्रश्न हमारे पेपर में पूछे जा रहे हैं तथा किस टॉपिक से अधिक प्रश्न पूछे जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि सभी प्रीवियस ईयर क्लासेस अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ की अभी आपको सॉल्व कराई जा रही हैं, जिससे आपको तैयारी करने में बहुत ही अच्छी मदद मिलेगी। चैनल को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको हम पेपर दिखाएंगे, कौन कौन से प्रश्न किस प्रकार से आए हुए हैं। उसके पश्चात आपको जो है उसका सलूशन दिखाया जाएगा। ये देखिए आपका क्वेश्चन पेपर है और ऐसे आपका सॉल्यूशन भी यहाँ पर जो है पूरा हर एक प्रश्न बनाकर उत्तर बनाकर लाया गया है, और ये पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम चैनल पर दी भी जाएगी। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या है। इसमें खंड अ जो है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के पैटर्न अलग अलग से होते हैं, लेकिन ये जो इस यूनिवर्सिटी का है उसमें सबसे पहले क्या है कि हमें 6 अंक के 5 प्रश्नों को करना होगा। जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, प्लेटो के शिक्षा व्यवस्था पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। दूसरा प्रश्न है हमारा, अरस्तु की राज्य की उत्पत्ति की संकल्पना क्या है, संक्षेप में बताइए। तीसरा प्रश्न है, अरस्तु के परिवार संबंधी संकल्पना पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। चौथा प्रश्न है, संत अगस्ताइन के अनुसार चर्च और राज्य के बीच संबंधों की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए। पांचवा प्रश्न है, मैकियावेली के मानव स्वभाव की अवधारणा पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। छठा प्रश्न है, बोधा के संप्रभुता के सिद्धांत पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। सातवां प्रश्न है, मर्सिलियो ऑफ पडुआ के अनुसार सरकार के क्या कार्य हैं, संक्षेप में बताइए। आठवां प्रश्न है, प्लेटो की संपत्ति के साम्यवाद पर एक संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। फिर हम देखेंगे खंडवा में हमारे कौन कौन से प्रश्न हैं। सभी प्रश्नों के आपको जवाब दिए जाएंगे अच्छे से। जो है 9वां प्रश्न हमारा है, क्या आप मैक्सी के इस कथन से सहमत हैं कि प्लेटो प्रथम साम्यवादी विचारक था? अपने उत्तर के समर्थन में तर्क दीजिए। 10वां प्रश्न है, अरस्तु के दास्ता सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। 11वां प्रश्न है, संत थॉमस एक्विनस द्वारा किए गए कानूनों के वर्गीकरण की विस्तार में चर्चा कीजिए। 12वां प्रश्न है, शासन कला और मैकियावेली के विचारों की आलोचनात्मक व्याख्या कीजिए। और 13वां प्रश्न है, अरस्तु को राजनीति विज्ञान की पिता क्यों कहा जाता है, यह तर्क दीजिए। यह सभी क्वेश्चन आपको दिखा दिए गए। अब इन सभी के सॉल्यूशन आपको बताए जाएंगे। जिसमें हमारा पहला प्रश्न क्या था, प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था पर निम्नलिखित टिप्पणी की जा सकती है। पहला प्रश्न था कि जो है प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था पर टिप्पणी कीजिए। तो प्लेटो ने अपनी पुस्तक जो रिपब्लिक है उसमें शिक्षा व्यवस्था के बारे में विस्तार में चर्चा की हुई है। उनके जो रिपब्लिक पुस्तक, उन्होंने सबसे प्रसिद्ध उनकी जो पुस्तक है वह रिपब्लिक है। और उस रिपब्लिक में उन्होंने शिक्षा व्यवस्था के विषय में, न्याय के विषय में, आदर्श राज्य के विषय में, सब चीज़ों के विषय में लिखा हुआ था। जिसमें जो है शिक्षा व्यवस्था के बारे में हमें बताना है। उनके अनुसार शिक्षा का उद्देश्य न केवल ज्ञान प्राप्त करना है, बल्कि यह भी है कि व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाया जाए। अर्थात प्लेटो क्या कहते हैं कि प्लेटो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति शिक्षा प्राप्त करे, शिक्षा उसे जब दी जाए, तो शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान प्राप्त करना नहीं होना चाहिए, बल्कि उस व्यक्ति को अच्छा नागरिक बनाना भी उसका उद्देश्य होना चाहिए। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के मुख्य बिंदुओं की बात करें तो शिक्षा का उद्देश्य क्या था? प्लेटो के अनुसार शिक्षा का उद्देश्य व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाना था जो समाज के लिए उपयोगी है। शिक्षा के उसने स्तर क्या क्या बांटे थे? प्राथमिक उसने 0 से 6 वर्ष तक के बच्चों को प्राथमिक शिक्षा, 7 से 14 वर्ष को माध्यमिक शिक्षा और 15 से 20 वर्ष के बच्चों को उच्च शिक्षा दी जानी चाहिए। शिक्षा में उसने विषय क्या क्या बोला था कि जोड़ सकते हैं, जैसे कि गणित, विज्ञान, दर्शन, साहित्य, संगीत और खेल। ये सभी जो विषय हैं हम शिक्षा के अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। शिक्षा की विधि क्या बताई है? प्लेटो के अनुसार शिक्षा की विधि में निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला क्या है, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने की अनुमति देना चाहिए। विद्यार्थियों को अपने अनुभवों से सीखने का अवसर प्रदान करना। विद्यार्थियों को समाज के लिए उपयोगी बनाने के लिए प्रशिक्षित करना। उनका कहना है कि जब
कोई व्यक्ति खुद करके सीखेगा तो उसे जो चीज़ सीखेगा वह जीवन पर्यंत याद रहेगी। अर्थात वह कहता है अनुभवों से सीखने का अवसर प्रदान उसे करना चाहिए। और विचार इस समय की बात करें तो यह जो आधुनिक समय है, इसके अनुसार प्लेटो का यह कहना सत्य हो जाएगा कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने की अनुमति देना चाहिए। जबकि अब के विद्यार्थी जो हैं, एक प्रकार से वह बुक नहीं लेते हैं और विभिन्न प्रकार से, एक प्रकार से सेल्फ स्टडी नहीं करते हैं। कोई भी चीज़ की जैसे तैयारी कोई व्यक्ति कर रहा है, मान लीजिए कोई एसएससी प्रिपरेशन कर रहा है, तो वह क्या करता है, सबसे पहला काम करता है, जाता है कहीं पर तैयारी करने और वह कोर्स खरीद लेता है। कोर्स खरीदते ही एक प्रकार से वह क्या हो जाता है, उसका जो पढ़ने का क्षेत्र है वह लिमिटेड हो जाता है। जो उस कोर्स में बताया जाएगा वही सिर्फ और सिर्फ वह पढ़ते रह जाता है, बुक नहीं पढ़ता है। एक अलग अलग कोर्स अलग अलग चीज़ें पढ़ाती हैं, जैसे कि कोई चीज़ वाइड में पढ़ा दिया, कोई कोर्स जो है कम सिलेबस में पढ़ा दिया, केवल सिलेबस पूरा कर दिया, तो व्यापक ज्ञान नहीं हो पाता है। तो जो विद्यार्थी है उसे स्वतंत्र रूप से सोचने की अनुमति देनी चाहिए। इतना कोर्स में क्लासेस चलती हैं कि क्लासेस लेते लेते ही उसका समय बीत जाता है और उसके पास स्वतंत्र रूप से सोचने की क्षमता ही, मतलब समय ही नहीं बचता है। तो प्लेटो का यह कहना बिल्कुल सत्य है कि विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने की अनुमति देनी चाहिए और अनुभवों से सीखने का अवसर प्रदान करना चाहिए और समाज उपयोगी बनाने के लिए प्रशिक्षित करना चाहिए। शिक्षकों की भूमिका क्या उसने बताई है। प्लेटो के अनुसार शिक्षकों की भूमिका न केवल ज्ञान प्रदान करना बल्कि विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनाने में भी मदद करना होता है। प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था के मुख्य उद्देश्य को देखें तो व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाना, समाज के लिए व्यक्ति तैयार करना, विद्यार्थियों को स्वतंत्र रूप से सोचने की अनुमति देना और विद्यार्थियों को अपने अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करना। अगला है प्लेटो की शिक्षा व्यवस्था का महत्व क्या है। एक व्यक्ति को एक अच्छा नागरिक बनाने में मदद करता है, समाज के लिए उपयोगी व्यक्ति तैयार करता है, यह स्वतंत्र रूप से सोचने की व्यवस्था देता है और अनुभव से सीखने का अवसर प्रदान करता है। दूसरा प्रश्न हमारा था अरस्तू के राज्य की उत्पत्ति की संकल्पना के विषय में हमें बताना था। तो अरस्तू के राज्य की उत्पत्ति की संकल्पना जो है, उसकी पुस्तक जो राजनीति उसने लिखी थी उसमें वर्णित है। अरस्तू के अनुसार राज्य की उत्पत्ति मानव की प्राकृतिक आवश्यकताओं और सामाजिक प्रवृत्ति से हुई है। अरस्तू के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के चरण निम्न है, जिसमें से पहला चरण क्या होता है, राज्य की उत्पत्ति के उसने विभिन्न चरण बताए हैं। अर्थात शुरुआती दौर में प्रथम चरण में क्या होता है कि परिवार बनते हैं। अरस्तू के अनुसार मानव की प्राकृतिक आवश्यकताएं जैसे कि भोजन, आश्रय और सुरक्षा की पूर्ति के लिए परिवार का निर्माण होता है। परिवार में पुरुष, महिला और बच्चे शामिल होते हैं। दूसरा चरण उसने क्या बताया, जब कई परिवार एक साथ आते हैं, मिल जाते हैं, तो ग्राम का निर्माण होता है और ग्राम में लोग एक दूसरे के सहयोग करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन इस समय गांव में तो मतभेद ही बने रहते हैं। तीसरा चरण क्या है, राज्य। जब कई ग्राम एक साथ आते हैं तो राज्य का निर्माण होता है। राज्य में लोग एक दूसरे के साथ सहयोग करते हैं और अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। राज्य का उद्देश्य लोगों की सुरक्षा, समृद्धि और खुशी की पूर्ति करना होता है। अगला है अरस्तू के अनुसार राज्य की उत्पत्ति के कारण क्या क्या है, उसका उन्होंने बताया है कि मानव की प्राकृतिक आवश्यकताएं जो थी उसको पूर्ण करने के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई है। सामाजिक प्रवृत्ति की वजह से, सहयोग और सामूहिक कार्य की वजह से और सुरक्षा और समृद्धि की आवश्यकता के कारण राज्य की उत्पत्ति हुई है। तीसरा प्रश्न हमारा था अरस्तू के परिवार संबंधी संकल्पना के विषय में बताइए। तो अरस्तू का जो परिवार संबंधी संकल्पना है उसने अपनी पुस्तक राजनीति में वर्णित की है। अरस्तू के अनुसार परिवार एक प्राकृतिक और आवश्यक संस्था है जो मानव की प्राकृतिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बनाया जाता है। जैसे कि अरस्तू के परिवार संबंधी संकल्पना की मुख्य बिंदुओं की बात करें तो परिवार की परिभाषा उन्होंने दी है। अरस्तू के अनुसार परिवार एक प्राकृतिक और आवश्यक संस्था है जो पुरुष, महिला और बच्चों से मिलकर बनती है। परिवार के उद्देश्य की बात करें तो अरस्तू ने बताया है कि जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति, संतान का पालन पोषण, सामाजिक और आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना। परिवार के सदस्यों की भूमिका की बात करें तो जो पुरुष होता है वह परिवार का मुखिया होता है, जो परिवार की सुरक्षा और आर्थिक सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होता है। महिला जो होती है वह परिवार की देखभाल और संतान के पालन पोषण के लिए जिम्मेदार होती है और बच्चे जो होते हैं परिवार के भविष्य के लिए जिम्मेदार होते हैं। अगला हमारा प्रश्न था संत अगस्तीन के अनुसार चर्च और राज्य में संबंध। तो संत अगस्टाइन के अनुसार
चर्च और राज्य में संबंध उनकी पुस्तक जो थी द सिटी ऑफ गॉड में वर्णित की गई है। द सिटी ऑफ गॉड जो पुस्तक संत अगस्तीन ने लिखी थी, उसमें चर्च और राज्य के बीच में संबंध के विषय में संत अगस्तीन ने बताया हुआ था। संत अगस्तीन के अनुसार चर्च और राज्य दो अलग अलग संस्थाएं हैं जो अलग अलग उद्देश्यों के लिए बनाई जाती हैं। संत अगस्तीन के अनुसार चर्च और राज्य में संबंध के कुछ मुख्य बिंदु हैं, जैसे कि पहली, चर्च की भूमिका। संत अगस्तीन के अनुसार चर्च की भूमिका है कि आत्माओं की रक्षा करना, ईश्वर के शब्द को फैलाना, अर्थात ईश्वर जो एक प्रकार से जो अच्छे कार्य हैं लोगों तक पहुंचाना, उनके जो भी विचार हैं उनको लोगों तक पहुंचाना, यह चर्च का काम होता है। लोगों को धार्मिक शिक्षा देना यह चर्च का कार्य होता है। लेकिन राज्य की भूमिका क्या है? शांति और सुरक्षा की स्थापना करना, न्याय और कानून को लागू करना, लोगों के जीवन को सुधारना। चर्च और राज्य के संबंध की बात करें तो चर्च जो है राज्य को धार्मिक मार्गदर्शन प्रदान करता है और राज्य चर्च को सुरक्षा और समर्थन प्रदान करता है। और चर्च और राज्य दोनों मिलकर लोगों के जीवन को सुधारने के लिए काम करते हैं। अगला हम प्रश्न देखेंगे, मैकियावेली के मानव स्वभाव की अवधारणा के विषय में हमें बताना था, जो कि हमारा प्रश्न था। तो यह मानव स्वभाव की अवधारणा मैकियावेली ने अपने पुस्तक द प्रिंस में वर्णित किया हुआ है। मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव की विशेषताएं, सबसे पहले हम मानव स्वभाव की नकारात्मक विशेषताओं को देखेंगे। जैसे कि मानव का सबसे महत्वपूर्ण प्रमुख विशेषता जो कि नकारात्मक है, वह मैकियावेली ने स्वार्थ को बताया हुआ है। मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव में स्वार्थ जो है एक प्रमुख विशेषता है। लालच, यह भी नकारात्मक विशेषता है। भारत स्वभाव में लालच और शक्ति जो है की इच्छा होती है मानव स्वभाव में। क्रोध, मानव स्वभाव में क्रोध और हिंसा की प्रवृत्ति होती है। और धोखा, मानव स्वभाव में धोखा और छल की भी प्रवृत्ति होती है। अब हम सकारात्मक अगर विशेषताओं की बात करें तो पहली विशेषता है मैकियावेली के अनुसार मानव स्वभाव में बुद्धिमत्ता और विवेक होता है। नैतिकता, मानव स्वभाव में नैतिकता और उच्च आदर्श होते हैं। मानव स्वभाव में साहस और निर्णय लेने की क्षमता होती है। मानव स्वभाव में सहानुभूति और दया की प्रवृत्ति होती है। ये तो हमारे नकारात्मक और जो सकारात्मक एक प्रकार से मानव स्वभाव थे मैकियावेली के अनुसार, जो कि उन्होंने अपने पुस्तक द प्रिंस में बताई हुई थी, वह हमने देख लिया। अगला प्रश्न हमारा छठा प्रश्न है, बोधा के संप्रभुता का सिद्धांत राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण अवधारणा है। बोधा का संप्रभुता का सिद्धांत हमारा प्रश्न था, उसका विश्लेषण करना था। तो यह एक प्रकार से राजनीतिक विज्ञान के क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा है। बोधा ने अपनी पुस्तक द 6 बुक्स ऑफ द रिपब्लिक में संप्रभुता के सिद्धांत को प्रस्तुत किया हुआ है। संप्रभुता के सिद्धांत जो बोधा का है, उसके मुख्य बिंदुओं में संप्रभुता की परिभाषा उन्होंने क्या बताई है। बोधा के अनुसार संप्रभुता राज्य की वह शक्ति है जो उसे अपने क्षेत्र और नागरिकों पर पूर्ण नियंत्रण की अनुमति देता है। संप्रभुता के लक्षण की बात करें तो पहली है पूर्णता। संप्रभुता राज्य की वह शक्ति है जो अपने क्षेत्र और नागरिकों पर पूर्ण नियंत्रण करने की अनुमति देती है। अनन्य, संप्रभुता राज्य की एकमात्र शक्ति है जो अपने क्षेत्र और नागरिकों पर नियंत्रण करने की अनुमति देती है। अविभाज्य, संप्रभुता जो राज्य है वह अविभाज्य शक्ति होती है, उसे अपने क्षेत्र और नागरिकों पर पूर्ण नियंत्रण करने की अनुमति देती है। संप्रभुता राज्य की अनंत शक्ति होती है जो उसे अपने क्षेत्र और नागरिकों पर पूर्ण नियंत्रण करने की अनुमति देती है। बोधा के संप्रभुता के सिद्धांत ने राजनीतिक विज्ञान में क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया और आज भी इसका महत्व है। बोधा ने जो संप्रभुता का सिद्धांत दिया हुआ है उसका महत्व आज भी हमें देखने को मिलता है। अगला प्रश्न हमारा है सातवां, मर्सिलियो का पदुआ के अनुसार सरकार के कार्य, उनकी पुस्तक जो है डिफेंसर पेसिस में वर्णित है। मर्सिलियो के अनुसार सरकार के मुख्य कार्य की बात करें, अर्थात जो मर्सिलियो द पदुआ हैं, उन्होंने सरकार के कार्यों के विषय में अपनी पुस्तक डिफेंसर पेसिस में बताया हुआ है। सरकार के मुख्य कार्य की बात करें तो वह कहते हैं सबसे प्रमुख कार्य उनका क्या है, शांति और सुरक्षा स्थापित करना। न्याय, सरकार को न्याय की स्थापना करनी चाहिए और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करनी चाहिए। तीसरा उन्होंने बताया कानून, सरकार को कानून बनाना चाहिए और उनका पालन पोषण करना चाहिए। चौथा कार्य है आर्थिक व्यवस्था, सरकार को आर्थिक व्यवस्था को सुधारना चाहिए और नागरिकों के जीवन को सुधारना चाहिए। पांचवा कार्य क्या बताया है, पांचवा कार्य उन्होंने बताया है कि सरकार को शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए और नागरिकों को शिक्षित करना चाहिए। स्वास्थ्य,
सरकार को स्वास्थ्य की व्यवस्था करनी चाहिए और नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा एक प्रकार से करनी चाहिए, रक्षा भी करनी चाहिए। सरकार को राष्ट्र की रक्षा करनी चाहिए और नागरिकों की सुरक्षा की रक्षा करना चाहिए। सरकार के अन्य कार्यों को अगर हम देखें तो पहला उसमें आता है विदेशी नीति। सरकार को विदेशी नीति का निर्माण करना चाहिए और राष्ट्र के हितों की रक्षा करनी चाहिए। ये सभी चीज़ें बस आप ध्यान से सुनते रहिए, आपको बिल्कुल याद हो जाएंगी। बस चैनल को बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। कोई भी डाउट पूरा वीडियो देखने के बाद रहता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी यह PDF जो है टेलीग्राम चैनल पर आपको भेजी जाएगी, वहाँ से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो अगला कार्य क्या है? आर्थिक विकास करना। सरकार को आर्थिक विकास को बढ़ावा देना चाहिए और नागरिकों के जीवन को सुधारना चाहिए। सामाजिक न्याय। सरकार को सामाजिक न्याय की स्थापना करनी चाहिए और नागरिकों के अधिकारों की रक्षा एक प्रकार से हमें करनी चाहिए। चौथा क्या है? पर्यावरण संरक्षण। सरकार को पर्यावरण संरक्षण की व्यवस्था करनी चाहिए और नागरिकों के स्वास्थ्य की भी रक्षा करनी चाहिए। मर्सिलियो के अनुसार सरकार के इन कार्यों को पूरा करने के लिए सरकार में कौन कौन से गुण होने चाहिए? पहला होना चाहिए न्याय। सरकार को न्याय के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। दूसरा होना चाहिए निष्पक्षता। सरकार को निष्पक्षता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। तीसरा होना चाहिए पारदर्शिता। सरकार को पारदर्शिता के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। और चौथा होना चाहिए गुण जिम्मेदारी। सरकार को जिम्मेदारी के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। मर्सिलियो के अनुसार सरकार के इन कार्यों और गुणों का पालन करने से राष्ट्र की शांति, सुरक्षा और समृद्धि की स्थापना हो सकती है। 9वां प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा है, प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की अवधारणा उनकी पुस्तक रिपब्लिक में हमें प्लेटो के संपत्ति के सिद्धांत साम्यवाद की अवधारणा के विषय में इसमें बताना है। तो यह जो प्लेटो की संपत्ति का साम्यवाद की अवधारणा है उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में वर्णित की हुई है। प्लेटो के अनुसार जो संपत्ति का साम्यवाद है एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें संपत्ति का स्वामित्व समाज के पास होता है, न कि व्यक्तिगत रूप में। अर्थात जो संपत्ति का एक प्रकार से अधिकार है वह सामूहिक रूप में समाज के पास होता है, न कि किसी एक समाज के किसी एक व्यक्ति के पास होता है। प्लेटो के संपत्ति के सिद्धांत में संपत्ति का सिद्धांत क्या है कि ऐसी व्यवस्था संपत्ति का स्वामित्व समाज के पास होता है, न कि व्यक्तिगत रूप में। इसके लाभ की बात करें तो पहला है समाज में समरसता बनी रहती है। संपत्ति का साम्यवाद समाज में समरसता को बढ़ावा देता है। गरीबी की समाप्ति। संपत्ति का साम्यवाद गरीबी को समाप्त करता है। सामाजिक न्याय। संपत्ति का साम्यवाद सामाजिक न्याय को बढ़ावा देता है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। संपत्ति का साम्यवाद व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है। अगला है संपत्ति के साम्यवाद के सिद्धांत। प्लेटो के अनुसार संपत्ति के साम्यवाद को निम्नलिखित सिद्धांत हैं। पहला है संपत्ति का सामूहिक स्वामित्व। संपत्ति का स्वामित्व जो है समाज के पास होता है। संपत्ति का समान वितरण। संपत्ति का वितरण समान रूप से संपत्ति का उपयोग समाज के हित में होता है। प्लेटो के संपत्ति साम्यवाद की महत्व बताएं अगर तो पहला है महत्व सामाजिक न्याय। प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की अवधारणा सामाजिक न्याय को एक प्रकार से बढ़ावा देती है, गरीबी की समाप्ति करती है। यह अवधारणा जो है वह गरीबी की समाप्ति करती है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता। प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की अवधारणा व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की अवधारणा का प्रभाव क्या पड़ता है राजनीतिक दर्शन पर? प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की अवधारणा ने राजनीतिक दर्शन पर एक प्रकार से बहुत प्रभाव डाला है। सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो प्लेटो के संपत्ति के साम्यवाद की अवधारणा ने सामाजिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला है। आर्थिक व्यवस्था। प्लेटो की संपत्ति के साम्यवाद की अवधारणा ने आर्थिक व्यवस्था पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला हुआ है। यह आपका पेपर का पूर्ण सॉल्यूशन जो है वह करा दिया गया। आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, आप सबके लिए यह जो है बहुत ही उपयोगी है। आपके जो सिलेबस हैं वह आपको डिस्कस कर दिए गए हैं। जैसे कि आपको पहला है वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट जो कि आपको बताया गया है। सेकंड है हमारा कॉम्परेटिव गवर्नमेंट जो है वह भी आपको सिलेबस अच्छे से डिस्कस कर दिया गया है। और थर्ड पेपर आपका है इंडियन पॉलिटिक्स जो कि आपको बताया गया है। और पांचवा है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। किसी किसी यूनिवर्सिटी में जो अलग चूज किया गया है, हम सिलेबस बताते वक्त सब जो है बता दिए हैं सिलेबस, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्लासेस भी बहुत सी आपकी कराई गई हैं, अगर आपने नहीं देखी हो तो आप प्लेलिस्ट चेक करिए।
एमए फर्स्ट सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस पेपर 1 क्लासेस, पेपर 2 क्लासेस, पेपर 3 क्लासेस सबकी प्लेलिस्ट आपको देखने को मिल जाएंगी। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से आप नोट्स लेके रिवीजन करिए और अच्छे से अपनी तैयारी कीजिए। जब भी आपके एग्ज़ाम हो जाते हैं तो आप अपना पेपर भेज सकते हैं। क्या होगा कि उसको हम अगर सॉल्व करा देंगे तो आपका आकलन हो जाएगा और जो विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका जिनका एग्ज़ाम नहीं रहा हुआ रहेगा उनके बच्चों को जो है एक प्रकार से लाभ मिल जाएगा, उनको एक और पेपर का सॉल्यूशन मिल जाएगा, एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो मिल जाएगी और ध्यान से वह पढ़ के जाएंगे, उनका और अच्छा पेपर होगा। इसलिए पेपर अवश्य भेजें, वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।